तो सीरीज की शुरुआत होती है एक कैफे से, जहाँ कुछ लोग एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें जिंसू नाम का एक आदमी, जो एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन द न्यू ट्रूथ का लीडर है, वो लोगों को समझा रहा था कि काफी समय से एक एंजल लोगों की फ्यूचर प्रेडिक्शन देता है और वो प्रेडिक्शन अक्सर लोगों की डेथ की होती है और उसी टाइम और डेट पर कुछ डीमंस आते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। इसी दौरान उसी कैफे में एक आदमी बैठा होता है जो काफी परेशान लग रहा होता है। वो अपने फोन में बार बार टाइम चेक कर रहा होता है और जैसे ही टाइम 120 होता है, 3 डीमंस वहां आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर वो डीमंस उसका पीछा करते हैं और बड़ी बेरहमी से उसे मार देते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। अब उसी क्राइम सीन पर एक डिटेक्टिव आता है और उसे एक दूसरा ऑफिसर बताता है कि कैसे उन्हें वहां कोई सबूत नहीं मिला। वहीं न्यू ट्रूथ का लीडर जिंसू लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाकर बता रहा होता है कि प्रिडिक्शन उन्हीं लोगों की दी जा रही है जो लोग बुरे हैं और जिन्होंने कोई पाप किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सिर्फ अच्छाई की राह पर चलें। जिंसू के स्पीच देने के बाद डिटेक्टिव उससे मर्डर केस के बारे में पूछ रहा होता है, पर उसे वहां उसकी बेटी ह्यूजोंग दिख जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो उसे ट्यूशन का बहाना देकर वहां से चली जाती है। असल में वो न्यू ट्रूथ के संपर्क में होती है और इस स्पीच को अटेंड करने आई होती है। इसके बाद जिंतु डिटेक्टिव को बताता है कि वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा है और जब वो 20 साल का हुआ तो उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई, जिसके बाद वह सुसाइड करने के लिए तिब्बत की पहाड़ियों में चला जाता है और उसे वहां वो 3 डीमंस पहली बार दिखते हैं, जिसके बाद वह 10 सालों तक ईश्वर की इच्छा जानने के लिए भटकता रहा। डिटेक्टिव उससे बोलता है कि हर इंसान को अपने फैसले लेने की आजादी है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा। जिस पर जिंसू कहता है कि क्या सच में ऐसा है? क्या तुम्हारी पत्नी को मारने वाले इंसान को सजा मिली और क्या इसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी है? असल में डिटेक्टिव की वाइफ को नशे की हालत में एक आदमी ने मार दिया था और कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया, ये कहकर कि उसकी उसे मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। जिसके बाद डिटेक्टिव हमेशा दुखी रहता है और उसकी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं है, पर दूसरी तरफ वो क्रिमिनल आज भी खुशी से अपना जीवन बिता रहा है। अब हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो काम करके जल्दी घर लौट रही होती है और उसका आज जन्मदिन होता है कि तभी वहाँ एक एंजल आकर उसकी प्रिडिक्शन करता है कि 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी और उसका नर्क जाना तय है। दूसरी तरफ एरोहेड के एक सदस्य को दिखाया जाता है जो लोगों से ईश्वर के काम के खिलाफ आवाज उठाने से मना करता है। असल में एरोहेड न्यू ट्रूथ के ही कट्टरपंथी सदस्यों का ग्रुप होता है जो अपराधियों की डिटेल्स ऑनलाइन लीक कर देते हैं और उन्हीं के फॉलोवर्स उन्हें जाकर सजा देते हैं, पर इसमें ज्यादातर टीनेजर्स होते हैं और कुछ सख्त कानून न होने के कारण उन्हें कोई सजा नहीं मिल पाती है। अब हम पाक को देखते हैं जो एक लॉयर के पास आती है और उसे वही वीडियो दिखाती है जिसमें उसको प्रेडिक्शन दी गई थी। वो बताती है कि वो इससे पहले न्यू ट्रूथ के लीडर से भी मिलकर आई है और वो मेरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं जब मुझे नर्क भेजा जाएगा। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं जिससे वो लोगों को समझा सकें कि अगर वो बुरे कर्म करेंगे तो उन्हें इसी तरह से सजा दी जाएगी और इसके लिए उसे 3 करोड़ रुपए भी ऑफर किए जाते हैं, जिसके लिए वह लॉयर के पास आई होती है। इसके बाद हम डिटेक्टिव के फ्रेंड को देखते हैं जो पार्क की सारी डिटेल्स ऑनलाइन लीक कर देता है, जिससे पार्क काफी डर जाती है और अपने बच्चों को एरोहेड के लोगों से बचाने के लिए कनाडा भेज देती है। इस काम के लिए लॉयर भी उसकी मदद करती है। अब हम देखते हैं कि स्कल मास्क के कहने पर एरोहेड के लोग पार्क के घर को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो उसे पापी कहकर बुला रहे होते हैं। वहाँ कुछ लोग मास्क लगाकर आए होते हैं जिन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव देखने के लिए काफी पैसे दिए थे। अब वे सभी काउंटडाउन करना शुरू करते हैं और जैसे ही समय खत्म होता है तो 3 शैतान वहाँ आ जाते हैं और सच में बहुत बेरहमी से उस लेडी को मार देते हैं। वो ऑफिसर उसे बचाने की काफी कोशिश करता है पर उसे बचा नहीं पाता और वो डीमंस पार्क के शरीर को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और नीचे झुककर वहाँ प्रे करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में सन्नाटा सा छा जाता है और डिटेक्टिव किम जब अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता है। जिसके बाद वह टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि पार्क के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से लोग काफी डर गए हैं और उसकी वजह से आज सभी लोग छुट्टी पर हैं। इसके बाद जिंसू का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वह बताता है कि वो 10 सालों से लोगों को इसके बारे में बताता आ रहा है पर उसकी
उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वीडियो में ऑफिसर किम अपनी बेटी की जैकेट देख लेता है, जिससे उसे लगता है कि जरूर उसकी बेटी जिनसू के पास ही होगी। और दूसरी ओर स्कल मास्क अपने लोगों से डिटेक्टिव और उस लॉयर को सजा देने को बोलता है, क्योंकि उन्होंने वहां घुटने नहीं टेके थे। ये देखकर लॉयर अपनी माँ के साथ अपने ऑफिस निकल जाती है और वहाँ एरोहेड के लोगों ने पहले ही आकर तोड़फोड़ मचाती होती है और उसके फ्रेंड को भी उन्होंने बुरी तरह से मारा होता है। जिसके बाद वहाँ एरोहेड के लोग आ जाते हैं, जो लॉयर की माँ को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लॉयर उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाती है और उसे मारकर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिनसू के घर जाता है पर वहाँ काफी सारी भीड़ जमा होती है जो उसे मारने लगती है। तभी उसके पास जिनसू का फोन आता है और जिनसू उन सभी लोगों से डिटेक्टिव को छोड़ने को कहता है। अब लॉयर अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर एरोहेड के लोगों ने उसकी वीडियो वायरल कर दी होती है और इसीलिए वे सभी लोग उसे अब पापी समझ रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी माँ का इलाज ढंग से नहीं हो पाता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। दूसरी ओर डिटेक्टिव जिनसू की बताई जगह पर जाता है जहां उसे जिनसू मिलता है और वो उसे बताता है कि उसकी प्रिडिक्शन 20 साल पहले ही हो गई थी और उसे पता नहीं चल रहा था कि ये प्रिडिक्शन क्यों हुई है। तो वह लोगों के मन में डर बनाने के लिए कहता है कि ये ईश्वर की मर्जी है, पर जिनसू ने कभी कोई पाप नहीं किया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रिडिक्शन पाप के बेस पर नहीं हो रही थी। जिसके बाद जिनसू कहता है कि तुम्हारी बेटी ठीक है और घर पर है। तभी वहाँ डीमंस आकर जिनसू को मार देते हैं, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन इसी टाइम और डेट की हुई थी और उसके 20 साल का समय अब खत्म हो गया था। अब डिटेक्टिव अपने घर जाता है जहाँ उसे उसकी बेटी फाइनली मिल ही जाती है। दूसरी तरफ लॉयर मिन उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे जिनसू की प्रिडिक्शन के बारे में बताया था। जिनसू ने उस आदमी को न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन बनाया था, पर उसके लिए अब उसे लॉयर को मारना पड़ेगा, क्योंकि इसके बदले में उसने ये शर्त रखी थी कि कोई भी उसकी प्रिडिक्शन के बारे में ना जान पाए। और अब वह लॉयर को न्यू ट्रूथ के लोगों के हवाले कर देता है। वे लोग उसे मारकर उसे उसी हालत में वहाँ छोड़ जाते हैं। और अब 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ दुनिया के 80% लोग न्यू ट्रूथ को फॉलो करते हैं और वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पाक का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। उस जगह को अब म्यूजियम बना दिया गया था। न्यू ट्रूथ अब पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लगा था और जब भी किसी इंसान की प्रिडिक्शन होती थी तो सभी लोग उसे और उसके परिवार को पापी समझने लगते थे, जिस वजह से सभी लोग अपनी प्रेडिक्शन छुपाने लगे थे, जिससे न्यू ट्रूथ के लोग उनके परिवार को आकर परेशान ना करें। पर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो न्यू ट्रूथ पर जरा सा भी विश्वास नहीं रखते थे और वो गॉड के इस फैसले से काफी नाराज थे। जिनमें बे नाम का भी एक बंदा होता है जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है और हाल ही में उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई है। वह अपना काम खत्म करके जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है और न्यू ट्रूथ की एडवर्टाइजमेंट की वजह से नहीं जा पाता है। वह अपने फ्रेंड के पास इस एडवर्टाइजमेंट की स्क्रिप्ट लेने जाता है और उसे वहां वो स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, बल्कि सोडो लोन का एक कार्ड मिलता है जिसके पीछे फिशिंग डॉग का एक एड्रेस होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि तभी वहाँ उसका दोस्त आकर उससे वो कार्ड छीन लेता है और उससे कहता है कि मुझे आज जल्दी घर जाना है तो बाकी का काम तुम कर लेना। इसके बाद हमें बे के वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने फोन से अपने बच्चे की वीडियो बना रही होती है कि तभी वहाँ वो एंजल आकर उस बेबी की भविष्यवाणी करता है कि 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। अब इसकी वजह से बे की वाइफ काफी परेशान हो जाती है कि एक न्यू बॉर्न बेबी पाप कैसे कर सकता है। जिसके बाद वह न्यू ट्रूथ की वेबसाइट पर पिछले 4 साल में हुए सभी केसों को देखने लगती है, पर उसे ऐसा कोई केस नहीं मिलता है जिसमें किसी न्यूबॉर्न बेबी की भविष्यवाणी हुई हो। हमें अब बे को दिखाया जाता है जिसके पास उसके दोस्त की वाइफ की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि जॉन अभी तक घर नहीं पहुंचा है और साथ में वो उसे ये भी कहती है कि कोई सोडो लोन वाले बार बार उसके पास पैसे लेने के लिए आते रहते थे। जिसके बाद बे उसी एड्रेस पर जाता है जो उस कार्ड के पीछे लिखा था और उसे वहाँ जॉन दिख जाता है। जॉन वहाँ अपने मरने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी और वो यहाँ इसलिए आया है जिससे वह एरोहेड और न्यू ट्रूथ के लोगों से अपनी भविष्यवाणी की खबर छुपा सके, नहीं तो वो लोग उसकी पूरी फैमिली को टॉर्चर करेंगे। और उसने सोडो नाम की कंपनी से हेल्प मांगी है जो ऐसा दिखाने में उसकी मदद करेंगे कि वो लोन लेकर भाग गया है और तभी वहाँ डीमंस आकर उसे मार डालते हैं। उसके बाद वहाँ सोडो लोन वाले आते हैं और वो जॉन की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं जिससे किसी को जॉन के बारे में पता न चले।
अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि सोडो कंपनी की लीडर कोई और नहीं बल्कि लॉयर मिन ही होती है, जो जैसे तैसे करके वहां से बच गई थी। जिसके बाद उसने एक कंपनी बनाई थी जो लोगों की फैमिली को न्यू ट्रूथ के लोगों से बचाती है, जिसके बारे में न्यू ट्रूथ को कुछ नहीं पता था। अगले दिन बे अपनी वाइफ के पास हॉस्पिटल पहुंचता है, जो उसे अपने बेटे के मरने की भविष्यवाणी के बारे में बताती है, और वो अपने बच्चे की मौत के बारे में सोच सोच कर काफी दुखी हो रही होती है। दूसरी तरफ उस फिशिंग डॉक पर न्यू ट्रूथ के लोग आते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सोडो के लोगों ने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए होते हैं। और सभी लोगों को लगता है कि जॉन लोन लेकर यहाँ से भाग गया है। अब ब्रदर यूजिन को उस आदमी के बारे में पता चलता है जिसकी भविष्यवाणी बीच मार्केट में हुई थी, और न्यू ट्रूथ के लोगों से बचने के लिए वो कहीं छुप गया था। पर आखिर में न्यू ट्रूथ के लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, और ब्रदर यूजी को वहाँ सोडो कंपनी का कार्ड मिलता है, जिसके बारे में वह उस आदमी से पूछता है। अब हमें बे को दिखाया जाता है, जो उसी की ऑफिस की एडिटर की मदद से सोडो कंपनी के एक बंदे का नंबर निकाल लेता है, और उसका नाम योंगजी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी बंदे की तरफ, जहां न्यू ट्रूथ का चेयरमैन उसे बार बार पापी कहकर टॉर्चर कर रहा होता है। इसके बाद उसके मरने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे देखने के लिए उसकी फैमिली को भी वहां बुलाया जाता है। अब वहां वो डीमंस आते हैं और उसे जलाकर मार डालते हैं। इसके बाद हम न्यू ट्रूथ की एक अर्जेंट मीटिंग को देखते हैं, जहां न्यू ट्रूथ को सोडो के बारे में पता चल चुका होता है, और उन्हें पता चलता है कि ये एक ग्रुप है जो लोगों के मरने की खबर उनसे छुपाता है, और इस ग्रुप की लीडर मिन हाइजिन नाम की एक लॉयर है। इसके बाद बे उसी आदमी के पास पहुंच चुका होता है, और वो योंगजी से हेल्प मांगता है। योंगजी की बातों से पता चलता है कि इस ग्रुप में ज्यादातर वही लोग हैं जो न्यू ट्रूथ से नफरत करते हैं, और जिनकी फैमिली को शैतानों द्वारा मार दिया गया है। जिसके बाद योंगजी बे को मिन से मिलाता है। मिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की जान तो नहीं बचा सकती, पर ये बच्चा न्यू ट्रूथ के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है, और वो उसके बच्चे के मौत की लाइव रिकॉर्डिंग करने को कहती है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो लोगों को समझाना चाहती थी कि ये सब ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रहा है, और जो लोग मर रहे हैं इनमें से कोई भी पापी नहीं है। पहले तो वे इसके खिलाफ होता है, पर फिर मिन के इतना सब कुछ समझाने पर वह उससे थोड़ा सा समय मांगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम योंगजी के दोस्त को देखते हैं, जिसे एरोहेड के लोगों ने पकड़ रखा होता है, और वो उसे टॉर्चर करके सोडो के बारे में पूछ रहे होते हैं। और जब वो कुछ नहीं बताता है तो वे उसकी वाइफ को भी टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद आखिर में वह उन्हें योंगजी के बारे में सब कुछ बता देता है। और अब एरोहेड के लोग योंगजी को भी पकड़ लेते हैं और उन दोनों को जिंदा जला देते हैं। इसके बाद उन्हें लॉयर की लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है, पर उनके वहां पहुंचने से पहले ही मिन वहां से निकल जाती है, और जब वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी अच्छे से मरम्मत करके वहां से भाग जाती है। दूसरे दिन योंगजी और उसके दोस्त की लाश को एरोहेड वाले सबके सामने टांग देते हैं, जिससे ये बात हर जगह फैल जाती है। दूसरी तरफ बे को भी इसका पता चलता है, और तभी उसके पास उसकी वाइफ का मैसेज आता है, और हम देखते हैं कि वो न्यू ट्रूथ के ऑफिस पहुंच चुकी होती है, जहां वो यूजिन से मिलती है और उस भविष्यवाणी के बारे में बताती है जो उसके बच्चे के लिए हुई थी, जहां वो इस वीडियो को देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद ये सारी बात वह चेयरमैन और सभी लोगों को बताता है, और ये सब देखकर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता है, पर आखिर में वह उस बच्चे को उसकी माँ से अलग करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ बे भी मिन और सोडो के कुछ लोगों को लेकर न्यू ट्रूथ के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां एक आदमी सबका ध्यान बटाता है, ये कहकर कि उसकी भविष्यवाणी हुई है। इसी बीच मिन और बे बचकर अंदर चले जाते हैं। न्यू ट्रूथ के लोग बे की वाइफ से बच्चा छीन रहे होते हैं कि तभी वहां बे और मिन पहुंच जाते हैं, और न्यू ट्रूथ के लोगों को थोड़ा सा पीटने के बाद बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं, और एक ऐसे बंदे के घर जाते हैं जिसकी पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, और ये बंदा पहले एरोहेड का मेंबर था, पर जब उसकी भविष्यवाणी हुई तब उसे पता चला कि ये गॉड की मर्जी नहीं बल्कि कुछ और है, और वो पहले लाइव स्ट्रीम भी किया करता था, तो वो बेबी की वीडियो को वहीं रिकॉर्ड करने को कहता है, जहां फिर मिन सभी को बेबी की भविष्यवाणी के बारे में बताती है। पर दोस्तों अब हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एरोहेड का वही पुराना मेंबर स्कल मास्क है, जो भविष्यवाणी होने के बाद अब गुमनाम जिंदगी जी रहा होता है। स्कल मास्क उन सभी से छिपकर चेयरमैन को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद चेयरमैन कहता है कि कभी कभी गॉड से भी गलतियां हो जाती हैं,
और इसलिए गॉड ने तुम्हारे मरने का समय उस बच्ची के मरने के बाद का चुना है। गॉड ने तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस गलती को छिपाया जाए। जिसे सुनकर स्कल मास्क काफी खुश हो जाता है और अपने असली रूप में आकर उन पर हमला कर देता है। लॉयर मिन उसकी पिटाई करके उसे वहीं रोक देती है, पर उससे बचने के लिए बे की वाइफ बाहर आ जाती है और सभी को अपने बच्चे को दिखाते हुए बताती है कि आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। और तभी वहाँ वो तीनों शैतान आकर उस बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। लॉयर, बे और उसकी वाइफ उन तीनों शैतानों से लड़ने लगते हैं और उस बच्चे को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर अंत में वे बच्चे को बीच में रखकर अपने आप को उसकी वाइफ से बांध देता है और वो तीनों शैतान उन्हें जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। पर वह बच्चा उन दोनों माता पिता की कुर्बानी की वजह से बच जाता है। और तभी वहाँ स्कल मास्क आकर उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, पर लॉयर उसे रोकती है। और तभी स्कल मास्क के मरने का समय भी हो जाता है और वो डीमंस वहाँ आकर उसे भी बहुत बुरी मौत देते हैं। ये सब देखकर आखिरकार सभी लोगों को न्यू ट्रूथ की असलियत का पता चल जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि अब तक न्यू ट्रूथ वाले उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। जिसके बाद लॉयर उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद म्यूजियम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पाक की डेड बॉडी रखी हुई थी और देखते ही देखते वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। और ये क्यों हुआ था हमें बताया नहीं जाता है। यहाँ इस सीरीज का ये सीजन एंड हो जाता है। मैंने इस सीजन के सारे एपिसोड इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।